सहाफ़ी का काम है कि वो जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जो भी किसी जगह पेशरफ्त हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है, उसको ऑब्जेक्टिवली देखे और जब तक उसके पास 100% बात ना हो, 100% इत्तला मौजूद ना हो, उसके अपने राय से कन्फर्म की हुई, उस तक उसको उसके ऊपर बात नहीं करनी चाहिए। मैं हमेशा से कोशिश करता हूँ कि इसी पर इसी उसूल पर कारबंद रहूँ। इसीलिए अल्लाह का फ़ज़ल है कि हमेशा से खबर दुरुस्त साबित हुई, चाहे वो किसी के हक़ में हो या चाहे किसी के खिलाफ हो। अगर पीटीआई के साथ मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, पीपल्स पार्टी के साथ कोई दोस्ती दुश्मनी नहीं है, नून लीग के साथ भी कोई दुश्मनी नहीं है, ना दोस्ती है। जब भी कोई खबर आती है हम ऑब्जेक्टिवली उसको पेश करते हैं। ऑब्जेक्टिविटी का ही मामला है नाज़रीन। पाकिस्तान में लापता अफराद का मामला है, उसको बहुत सारे जो जर्नलिस्ट दोस्त हैं वो भी ऑब्जेक्टिवली नहीं देखते। पब्लिक को तो जो आम आदमी है उसकी और जर्नलिस्ट की समझ में बड़ा फ़र्क होता है। जर्नलिस्ट चीज़ों से गो थ्रू कर रहा होता है, उसके पास इन्फॉर्मेशन होती है, उसके पास वसाइल होते हैं। आम आदमी जो है वो अपनी सोच के मुताबिक चीज़ों पर यकीन किया करता है, लेकिन उसको असल सूरत-ए-हाल बताना मुझ जैसे लोगों की ज़िम्मेदारी होती है जो अपने आप को जर्नलिस्ट कहलाते हैं और खबरें लेकर आते हैं। नाज़रीन, 2-3 मामलात हैं जिन पर आज बात करेंगे। मुझे तो आप जानते ही हैं, मैं हूँ एजाज़ अहमद और व्लॉग करता हूँ नया दौर न्यूज़ पर। नया दौर न्यूज़ को ज़रा सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और इनसाइट मिलता रहे। लापता अफराद के मामले से बात करते हैं नाज़रीन। गुज़िश्ता रोज़ गवादर पोर्ट अथॉरिटी के कॉम्प्लेक्स पर हमला हुआ और कॉलोनी पर हमले की कोशिश हुई। ज़ाहिर-सी बात है, दहशतगर्दों का मकसद लोगों को हलाक करना ही होता है और इसीलिए वो पूरी तैयारी के साथ आए थे, लेकिन वो 8 के 8 दहशतगर्द मारे गए। बीएलए ने बीएलए की उससे वाबस्तगी तो साबित हो गई। खुद बीएलए के लोगों ने बलूचिस्तान में हमारे जो जर्नलिस्ट दोस्त हैं या अदरवाइज़ अपना जो सिविल सोसाइटी के या सियासी दोस्त हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के कारकुन, उन 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 तक जो पैगाम पहुँचा वहाँ मुख्तलिफ ज़राए से वो अपने पैगाम उनका अपना इलाका पहुँचा लेते हैं। उसमें उन्होंने ये क्लेम किया है कि उन्होंने ये हमला किया और इसको वो तस्लीम करते हैं, लेकिन एक मामला वो बीएलए भी उठाती है और बाकी लोग भी उठाते हैं और वो है बलोच मिसिंग पर्सन्स का। यकीनी तौर पर ये एक इश्यू है। एक कमीशन बना हुआ था, 7,000 केसेस कुछ अर्सा पहले तक, उसमें 9,000 केसेस आए थे जिसमें से 7,000 डिस्पोज ऑफ हो गए थे। इसमें कोई शक नहीं है। अख्तर मेंगल साहब इस मामले को बड़ी शिद्दत से उठाते हैं। यकीनी तौर पर उनको उठाना चाहिए कि वो उस सूबे के चीफ मिनिस्टर रहे हैं और अगर 2 लोग भी लापता हैं दुनिया में, और मुल्क भी हैं, खुद अमेरिका, भारत, इंग्लैंड, कई ऐसे जो है ममालिक हैं जो रोजाना हमें जमहूरियत का दर्स देते हैं, लेकिन उनके यहाँ भी ये मामला मौजूद होता है। तो ये कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं है दुनिया में। लेकिन ये रियासतों की जिम्मेदारी होती है कि वो उसको हल करें। लेकिन जो लोग रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलवस होते हैं या अपने लोगों के लिए हुकूक की जंग लड़ रहे होते हैं, रियासत मुखालिफ नहीं होते, जैसे मारक बलोच कहती है कि वो रियासत मुखालिफ नहीं है, तो उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो लोगों को सच बताएं। लेकिन अब अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान जैसे ममालिक में खास तौर पर सच सबसे बड़ी कैजुअलिटी होती है किसी भी सियासी मूवमेंट में। पॉलिटिकल मूवमेंट हो या फिर नेशनलिस्ट मूवमेंट हो या इस तरह की मूवमेंट हो जो बलोच नेशनलिस्ट चला रहे हैं मुल्क को तोड़ने की। माजी में हमने देखा बांग्लादेश में भी जब मामला हुए थे तो बहुत सारा झूठ जो है वो घड़ा गया था। बहुत सारे जो उस जमाने की जो मुफ्ती बानी थी उसके लोग आज बड़े सीनियर पोजीशंस पर थे वहाँ। कईयों को हम जानते भी हैं। उन्होंने मेरी मौजूदगी में बांग्लादेश में ढाका में कई दफ़ा कबूल किया कि उस वक्त ये झूठ हमने गढ़ा। तो यहाँ भी झूठ गढ़ा जा रहा है और एक ताज़ा झूठ का एक और बेनकाब हो गया है। गुज़िश्ता रोज़ गवादर पोर्ट पर जो हमला हुआ, गवादर पोर्ट अथॉरिटी के कॉम्प्लेक्स पर, कॉलोनी में दाखिल होकर लोगों को मारने की कोशिश थी दहशतगर्दों की। अलग सुबह रोजे के बाद ये हुआ। सहरी के फौरी बाद इसकी इतलात आना शुरू हो गई थी। तो वो जो है उन्होंने उनमें 8 के 8 दहशतगर्द मारे गए। उनमें मारे जाने वाले करीम जान वल्द फजल बलूच है गालिबन उसके वालिद का नाम, लेकिन करीम जान दहशतगर्द का नाम है। करीम जान की शनाख्त हो गई है। वो लापता अफराद में उसका नाम था और उसकी पूरी फैमिली जो है वो प्रोपेगेट कर रही थी पिछले 2 साल से। गालिबन 25 मई 2022 से वो लापता है और ये प्रोपेगेट किया जा रहा था कि जी वो लापता है और ऐसा जिम्मेदार है। वो बीएलए के कैंपों में मौजूद था, लेकिन उसकी फैमिली ने भी, और यकीनी तौर पर ऐसा ऐसा मुमकिन नहीं है कि कोई फैमिली का आदमी किसी मूवमेंट में शामिल हो जाए तो फैमिली में से किसी को पता ना हो। यकीनी तौर पर किसी एक आध दो को तो पता ही होगा। वालदा को शायद इल्म ना हो, बहनों को इल्म ना हो, लेकिन भाइयों को, वालिद को, चचा भतीजों को, किसी न किसी को तो इल्म होगा। लेकिन वो सच कैजुअलिटी बना इस केस में भी। और एक और लापता शख्स जो है
जो है वो मारा गया। उसने पहले जो है वो इम्तियाज नामी एक दहशतगर्द मारा गया था। वो 15 अगस्त 2021 से लापता था, वो भी सिक्योरिटी फोर्सेस के कार्रवाई में मारा गया। फिर एक अब्दुल वदूद सातिकजई, वो जब सिस्तान में जो हमला हुआ था बच हमले के नतीजे में, उसमें वो वहां मारा गया। और भी इससे पहले भी कई लोगों के नाम मिसिंग पर्सन में आते रहे और वो पता चला कि वो तो आ गए, वो तो दहशतगर्दों के साथ है या पहाड़ों पर है। उस वक्त मारंग बलोच यहाँ मौजूद थी जब ये अब्दुल वदूद सातिकजई मारा गया, तो उन्होंने खुद ही इसकी तस्दीक करते हुए कहा कि देखो ये वहां मारा गया, तो भाई वो मिसिंग पर्सन कैसे में शामिल कैसे हो गया। ये एक इशू है, ऑब्जेक्टिवली हमें इसको देखना चाहिए। लेकिन एक बात जो जो बलोच नेशनलिस्ट जो है वो और उनके हामी जो इस्लामाबाद से लेकर कराची तक मौजूद है, उनको एक बात समझने की है उनके लिए भी। हमें उनकी, मुझे तो उनकी नीयत पर कोई शक नहीं है, बस लेकिन बात यह है कि अगर आप झूठ बोलेंगे, आपके लोग मुल्क तोड़ने के लिए किसी पहाड़ पे चढ़े होंगे और बाद अगर वो मारे जाएंगे और साबित हो जाएगा और आप उनके लापता होने का राग अलापते रहेंगे, तो किसका केस खराब होगा। कुछ जनरली लापता लोग हो जाते हैं, उनका केस खराब होता है। अदालतों में मामलात हैं, अदालतें भी कंसर्न है, रोजाना को जो है ये मुकदमात आते हैं, जज साहबान के रिमार्क्स भी आते हैं, लेकिन इनके कान पर जू नहीं देखती। नादिर अब आगे चलते हैं। गुज़िश्ता रोज डोनाल्ड लू पेश हो गए और ये फ्रॉम दी हॉर्सेस माउथ हमने पहली बार सुना जब से ये साइफर जो है ना वो फियास्को घड़ा गया था। डोनाल्ड लू ने पाकिस्तानी इलेक्शन के हवाले से तो बहुत सारी बातें की, उनके ऊपर बात करना फिलहाल तो मेरे नज़दीक वक्त तय करने के मुतरादिफ है, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। हालांकि पीटीआई की कोशिशों से ये समात मुमकिन हुई थी। इसमें एक पहलू तो यह है कि जो पीटीआई के लोग वहाँ मौजूद थे, डोनाल्ड लू ने बोलना शुरू किया तो उन्होंने हस्बे मामूल वो जैसे पाकिस्तानियों को कहते हैं चोर और झूठा और फला उस तरह की बातें की। चेयर को जो है वो कैपिटल पुलिस को बुलाना पड़ा और उन लोगों को बाहर निकाला गया। 60 से 70 लोग कहते हैं कि उनको बाहर निकाला गया उस का रूम से जहाँ ये समात हो रही थी। उसके बाद फिर खामोशी तारी होगी, फिर नहीं एहतजाज हुआ। और ये पीटीआई के कई दोस्त हैं जो हमारे भी दोस्त हैं, वो बड़े जुजबुज हैं, वो कहते हैं कि जनाब ये एहतजाज हुआ, मेरे नज़दीक ये बदतमीजी थी, जो एहतजाज नहीं था। लेकिन उसके नतीजे में वो ये कहते हैं कि जी एहतजाज तो हक है। अच्छा ठीक है, हक है, तो आप जरा अमेरिका के खिलाफ व्हाइट हाउस पर एहतजाज करते हैं, व्हाइट हाउस पर कोई एक एहतजाज दिखा दीजिए जो साइफर केस में हुआ और उसमें अमेरिकी हुकूमत के खिलाफ नारे लगे हों। वहाँ जो व्हाइट हाउस पर जो एहतजाज हुआ वो भी पाकिस्तान के खिलाफ था। बहरहाल उस पर बात भी करेंगे, लेकिन इसका एक पहलू ये भी है कि किसी भी पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को कहा गया कांग्रेस की दिल्ली कमेटी में कि वो झूठा है, मेरे नज़दीक ये बड़ी तकलीफ से बात है बतौर पाकिस्तानी, क्योंकि पाकिस्तान को तफैली रियासत नहीं है। रज़ा रब्बानी का भी एक बयान आया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्लाइंट स्टेट नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में ये बदाखलत है जो अमरीकी समात है। और ये वाकई इस बदाखलत की दावत भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद जमात के लोगों ने दी है ना। वो रज़ा रब्बानी का ये कहना है कि आज इस पर हुआ तो कल आपके नेशनल सिक्योरिटी के मामलात पर भी कोई ज़रा सी लॉबिंग करेगा और इस तरह की कोई समात रखवा लेगा। तो ये पाकिस्तानियों को ये सोचना चाहिए, और ये बहुत संजीदा नुक्ता उठाया रज़ा रब्बानी ने। उनका मौक़िफ़ बाज़ औक़ात बहुत सख्त होता है, लेकिन मैं इस मौक़िफ़ से उनके बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ कि पाकिस्तान के एक अंदरूनी मामले पर जिससे लॉबिंग करके और हज़ार डॉलर खर्च करके बल्कि एक समात रखवाई गई, उसको स्पाइल भी आपके लोगों ने खुद किया, लेकिन वो समात के नतीजे में क्या हुआ? उस समात के नतीजे में ये हुआ कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत हुई। लेकिन डोनाल्ड लू ने एक बात और भी कही। उन्होंने एक तो साइफर बयानिया को खोल के रख दिया और उन्होंने बताया कि, और उन्होंने कहा कि ये तो एक मीटिंग थी जिसके मिनट्स भी मौजूद हैं, और मिनट्स मौजूद हैं। जब साइफर का मामला शुरू हुआ था तो उस वक्त डॉन में एक स्टोरी छपी थी अनवर इकबाल साहब की, उसमें पूरी तफसील थी। तो ये कहने का मकसद ये है कि वो वाकई ये तो जब आप इत्तेहादी होते हैं, आप हम दोस्तों के साथ भी तो बात करते हैं, तो जो इत्तेहादी ममालिक होते हैं, दोस्त ममालिक, वो भी आपके किसी न किसी एक्शन पर आपको समझाते हैं, बात करते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं होता पाकिस्तान की जानिब से कई अमरीकी रिपोर्ट्स पर बहुत सारे तबसे होते हैं, हम मुस्तरद करते हैं, हम इन्हें पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार देते हैं, खुद अमरीका के कई इक़दामात पर सवालात उठाते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं अगर अमरीका के इक़दामात पर सवाल उठा रहा हूँ तो क्या मैं अमरीकी हुकूमत को तब्दील करने लगा हूँ? यकीनी तौर पर ऐसा नहीं है। यही मामला नाज़रीन, लेकिन डोनाल्ड लू ने ये कहा कि मुझे और मेरी फैमिली को 2 साल से धमकियां मिल रही हैं जान की। ये बड़ा संजीदा मामला हो सकता है आगे जाकर, क्योंकि ये और ये धमकियां कौन दे रहा होगा ये मैं और आप बखूबी जानते हैं। ताहम पीटीआई का ये रवैया रहा है कि जो चीज़ उसके हक में हो उसको तो वो कबूल कर लेती है। जैसे उसके डोनाल्ड लू के बाद जुमले शायद उनके हक में हैं,
तो नईम हैदर पर जो था और रऊफ हसन से लेकर बाबर अवान तक का हर आदमी लगा हुआ है उसको अपने हक में इस्तेमाल करने के लिए। लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसें की गई हैं, लेकिन कोई सब्सटेंटिव बात नहीं की जा रही। और वो जी कहते हैं कि जी वो तो उन्होंने साइफर बयानिया ये कहते थे साइफर नहीं है और साइफर का वजूद है। किसी ने नहीं कहा कि साइफर नहीं है। साइफर तो एक वो लेटर होता है जो कोडेड जबान में आपका अपना सफीर आपको भेजता है। कोई साइफर को दूसरी मुल्क की कम्युनिकेशन तो नहीं होती। और असद मजीद ने ये कहा कि उन्होंने साइफर भेजा, कमेटी में भी उन्होंने बयान दिया, लेकिन उन्होंने कमेटी में भी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी कहा कि उसका जिस तरह इस्तेमाल किया गया वो गलत था। असद मजीद ग्रेड 22 के अफसर रहे, जिंदगी भर वो किसी उसमें इन्वॉल्व नहीं हुए कंट्रोवर्सी में। उनका शोहरत बहुत अच्छी है, उन्होंने सच सामने रख दिया। लेकिन आपने क्या किया, आप तो फिर अमेरिका चले गए कि जनाब वो समाप्त करें। बहरहाल यही हाल आपने उसके साथ किया था, अपने बल्ले के निशान के साथ। 5 साल से ये मामला चल रहा था, 2017 में इलेक्शन कराने थे आपने। 6 दिन पहले दी न्यूज में स्टोरी छपी थी, दी न्यूज के इलेक्शन कमीशन रिपोर्टर की, कि ये बल्ले का निशान वापस लिया जा सकता है क्योंकि पीटीआई इलेक्शन नहीं करा रही। इलेक्शन कमीशन ने 12 मौका दिया। अब आप इलेक्शन ही ना कराएं, फिर आपका वकील खड़ा होकर कह दे कि जी हाँ हमने अपने आइन की खिलाफ वर्जी की इलेक्शन कराने में, तो फिर इलेक्शन कमीशन आपका या कोई भी अदालत आपका इलेक्शन कैसे तस्लीम कर ले? क्योंकि जो आपने अपने आइन में लिखा उसकी खिलाफ वर्जी कर दी, उस कानून की खिलाफ वर्जी कर दी, और जो कानून है पॉलिटिकल पार्टी एक्ट उसकी भी खिलाफ वर्जी कर दी। तो फिर कानून की खिलाफ वर्जी में किया हुआ इकदाम तो दुरुस्त करार नहीं दिया जा सकता ना नाज़रीन। अब नाज़रीन जरा उस खबर की जानिब चलते हैं जो हमने आपसे वादा किया था। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स के नाम चल रहे हैं मीडिया पर, बहुत मशहूर होगा है कि जनाब वो उनका नाम फाइनल कर लिया गया है ज़का अशरफ साहब का, और फिर वहाँ के तजवीज़ ज़ाहिर शाह साहब की। ज़ाहिर शाह बहुत पीपल्स पार्टी के बड़े पुराने रहनुमा हैं और इस वक्त भी एमपी है। पेशावर से एक ही एमपी है जो हमेशा दी जाते हैं, वो ज़ाहिर शाह हैं। उनकी हमशीरा को रुबीना खालिद साहिबा को टिकट दिया गया है सेनेट का। तो ज़ाहिर शाह साहब की बहन को सेनेट का टिकट देने का मतलब यकीनी तौर पर ये है कि वो गवर्नर के उम्मीदवार नहीं हो सकते। और बाब जहांगीर भी मुकाबले पर हैं, फैसल करीम कुंडी भी मुकाबले पर हैं, कुछ और गैर मुतवक्को नाम भी है। पंजाब में भी यही है, चौधरी महमूद रियाज साहब का नाम आ रहा है जो बख्तावर के खुसन है। वो नाम किसी ने चलाया, मुझे नहीं लगता कि वो होगा। लेकिन ज़का अशरफ भी मैंने कल चेक किया आसिफ जरदारी के करीबी हल्कों से, उनसे मैंने कहा कि सदर मुमलिकत से जरा चेक कर दें, क्योंकि फैसला उन्होंने करना है। तो उन्होंने भी चेक कर दिया और उन्होंने कहा कि नो, अभी तक ये नाम अभी तक फाइनल नहीं हुआ। कोई सरप्राइजिंग नाम जरूर हो सकता है, ज़का अशरफ भी हो सकते हैं, लेकिन अभी तक ये नाम फाइनल नहीं हुआ नाज़रीन। जैसे ही फाइनल होगा, नाम होंगे गवर्नर के, वो हम आपको बताएंगे। मुझे उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा।